पाली हाउस एक पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है जो घरनुमा स्ट्रक्चर होता है। पाली हाउस को बनाने के लिए कम से कम हमको 34 लाख की आवश्यकता पड़ती है। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उनके थ्रू हमको सब्सिडी मिलता है 50%, तो वो करीबन 17.5 लाख का एक पॉली हाउस 1 एकड़ का होता है। और पॉली हाउस में इसलिए हम लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक खेती में क्या है कि किसान जो वैज्ञानिक तरीके से अपना खेती कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले फसल उगा सकते हैं, इसलिए हम लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं। क्योंकि आजकल जो वातावरण है कभी भी चेंज हो जाता है, पानी अचानक कभी भी गिर जाता है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत अधिक तापमान हो जाती है। और बाहर में जैसे ओपन में हम लोग जैसे खेती कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं तो वो मिनिमम इंसेक्टिसाइड यूज़ के साथ हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक नेट हाउस होता है वो भी 1 एकड़ का होता है, उसमें करीबन 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और उसे छोटा बनाए तो एक टनल स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो 10 से 12 लाख के अंतर्गत किसानों को मुहैया कराया जा सकता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो हमारा आत्मनिर्भरता ही आधुनिक भारत के पहचान बनी। काबर की संगवारी हो हमन अपन आवश्यकता की चीज़ पर जब हमन दूसर देश के प्रति कम आश्रित रहिबो और अपन स्वदेशी वस्तु के प्रति ज़्यादा आश्रित रहिबो, तभे यहाँ के स्वदेशी वस्तु के उत्पादन ला बढ़ावा मिली। और जब उत्पादन ला बढ़ावा मिली संगवारी हो तो यहाँ के पैसा इहें रही और एक से हमारे देश के आर्थिक उन्नति घलो होही। फिर संगवारी हो आत्मनिर्भर भारत में हमारे कृषि के का योगदान है, हमारे आज के विषय यही है संगवारी हो, जेमा हम ढेर चर्चा करबो, गोट बात करबो। और ये में संगवारी हो आप मन हमार जिन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम से बातचीत कर सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है संगवारी हो, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और संगवारी हो आज के हमारे कार्यक्रम ला शुरुआत करे के पहली आज हमन आप मन ला मिलाबे खास शख्सियत से, जो हमारे डॉक्टर साहब है आज के, जेन जेकर जन शिक्षा हो है संगवारी हो वो विदेश में हुए हैं और वह देश विदेश में हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में बिल्कुल
निजी काम करके वहाँ के अर्थव्यवस्था ला बढ़ाए के बिल्कुल कोशिश करे संगवारी हो। और मैं आप मन ला मिलाना चाहता हूँ डॉक्टर अमित त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ, रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हम आपसे एक निवेदन करबो डॉक्टर साहब कि आपके जन ये अनुभव है इला हमारे संगवारी भाई मन ला सबले पहले साझा करते हो, तब हम मन आत्मभारत के विषय में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम देखने वाले सभी हमारे किसान भाइयों, वस्तुतः धरती पुत्रों का योगदान किसी भी देश की आर्थिक उन्नति हो, कोई भी प्रगति हो, वो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड की तरह खड़े होकर के जब साथ देते हैं तब देश और राष्ट्र एक प्रगति के सोपान को छूता है। जैसा साहू जी ने बताया, मैंने हिंदुस्तान के अलावा करीब 20 देशों में जाकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के पूरे आयामों को समझने का प्रयास किया और वो पूरी समझ पिरोकर हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पे लेकर उस बात पे हम आज चर्चा करने, गोट करने आपके साथ आपके बीच में आए हुए हैं। जिस विषय पर आज इस साहू जी ने टॉपिक रखा है कि आत्मनिर्भरता, इस शब्द का अर्थ समझने की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? तो निर्भरता मतलब यह है कि डिपेंडेंसी, जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी समय परिस्थिति के ऊपर अपने आप को असमर्थ मान करके उसके ऊपर समर्थता जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं कि निर्भरता। और जब इसके आगे एक प्रीफिक्स जुड़ जाए जिसको हम कहते हैं आत्म, इसका मतलब है स्वयं। तो यहां पर है कि जब हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम पूरे देश, प्रदेश, समाज के लिए कुछ करने में सक्षम होते हैं। आज का जो विषय है इतना व्यापक, इतना रुचिकर विषय है कि देश की आत्मनिर्भरता और उस पे भी ऐसे विषय का योगदान जहां पर पूरे देश की करीब 70% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और सबले पहले हम जानना चाहबो कि आत्मनिर्भर भारत के अर्थ का है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह है, एक ऐसे भारत का स्वप्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था जी, जिस भारत के अंतर्गत एक एक भारतीय को ऐसा गर्व महसूस हो, मेक इन इंडिया, वन नेशन वन मार्केट, वोकल फॉर लोकल। ये जो शब्द हम सुना करते थे, ये सारे शब्दों का जो पूरा संचयन है वही है आत्मनिर्भर भारत। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल की फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, मार्केटिंग की फैसिलिटीज, आयात और निर्यात की फैसिलिटीज, गवर्नमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े फेवरेबल हो, ये फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जब हमको एक साथ मिले तो हम ये मानते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भरता की सीढ़ियों पे आगे चढ़ता जा रहा है और यही हमारे देश की पहचान बनना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आत्मनिर्भर भारत के हम बात करत हन, ये में हमारे कृषि के कतका योगदान है? कृषि का योगदान की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले आपको ये बात बताई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम जनसंख्या को रोजगार देती है। और जहां पर जिस देश पे 70% लोगों को रोजगार एक इंडस्ट्री देती है और वो इंडस्ट्री हमारी है कृषि की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो इसका योगदान पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी इंडस्ट्री का हो सकता है वो है केवल एक इंडस्ट्री जहां पर आज हम लोग देख रहे हैं, और यह है कृषि की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसका योगदान तो बहुत बड़ा है। बात अगर देखें कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नंबर्स में क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका करीब करीब 20% के आसपास सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर प्रगति करके इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। अगर वो हम कर पाए तो हम ये मानते हैं कि देश के अंदर इसको विकसित देशों की श्रेणी में खड़े करने पे देश आत्मनिर्भर होकर के ही हो सकता है। और इस विषय पे ये सारे समाधान एक एक करके अपनाने पड़ेंगे, तब देश आत्मनिर्भर कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देश विदेश में घलो काम करे हो, अब हम ये देखते कि अगर वृहद स्तर पर हम देखा जाए तो हमारे जो भारत देश के जो जीडीपी है और बाहर के विदेश के जीडीपी है, इसमें क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं।
टॉप मोस्ट और उसको फॉलो करने वाले देश। जब हम टॉप मोस्ट की बात करते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं यूएस का। अमेरिका में केवल 2% लोग हैं जो कृषि करते हैं और 2% लोग 100% लोगों का उदर पोषण करके देते हैं और 2% लोग देश की जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करते हैं जी। यहां आए अपने हिंदुस्तान के अंदर जहां स्कोप की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको मिलेगा कि 70% 60 to 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन हम करीब 20% कर पा रहे हैं। तो वहां पर 3 गुना है, यहां पर 1/3 है। यहां पर स्कोप दिखाई देता है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और उस अपॉर्चुनिटी को ही ब्रिज करना आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत के बात करते हैं तो एकर जिन अर्थव्यवस्था ला सुधारे बर कृषि के और कौन कौन से आयाम हैं जिन एकर अंतर्गत आते हैं? एक अकेला कृषि कई उद्योगों को जन्म देता है जी। हम छोटी सी बात आपको बताएं कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ डेयरी की बात होती है, मिल्क फेडरेशन की बात होती है, मिल्क से बने हुए कई इंडस्ट्रीज की बात होती है, फूड की बात होती है, फूड प्रोसेसिंग की बात होती है, फूड पैकेजिंग की बात होती है, कपड़ों की बात करते हैं, कॉटन की बात करें, अलग अलग चीज़ों की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जन्म होता है, राइट। जल की बात करें, फिशरीज इंडस्ट्री निकल करके आती है, पोल्ट्री की बात करें, बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा होकर आता है, लेदर इंडस्ट्री इज आल्सो डिपेंडेंट, वो भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। कौन सा जीवन का ऐसा पहलू है जो कृषि से अछूता है? एक भी आयाम नहीं मिलेगा चारों 8 आयाम में से जब हम कृषि को ये बोले कि नहीं हम कृषि को इससे यहां पर अछूते हैं या कृषि को हम छू नहीं पा रहे, एक भी आयाम नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे 24 घंटे हम कृषि से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे आयाम जो मैंने गिनाया, ये सारे क्षेत्र एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर हैं और जब ये सारे एलाइड सेक्टर एक साथ प्रगति करेंगे, एक साथ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे अपना अपना, तो आप ये मानिए कि जो ये टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का पूरा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये बहुत तेजी से फिनोमिनल चेंज आएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और वो जो उठाव आएगा वो उठाव देश के अंदर एक अलग लेवल पर ला करके देश को आत्मनिर्भर टैग देगा। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे पूर्वज जैसे हमने देखा है कि कोरोना काल आया जिसमें काफ़ी सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। करेक्ट। उस समय जो है हमारे एग्रीकल्चर ने बागडोर संभाला। करेक्ट। आप क्या देखते हैं उस समय जो जीडीपी था और आज की जो स्तर है उसमें हमारे कृषि का कितना योगदान रहा है? पहले तो मेरे तारीफों के शब्द हैं साहू जी के इस सवाल के लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है उन चीज़ों पे कि ये सही सवाल को लेकर के प्लेटफॉर्म पे आएँ कि हमारे दर्शक बंधुओं को उनके उपयोगिता की चीज़ें मिलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सवाल के लिए। थैंक यू। उत्तर ये है कि कोरोना के पहले के वक्तों में देखें तो पहले 1950s 1960 में एग्रीकल्चर से जीडीपी कंट्रीब्यूशन 47-48% होता था, जो घटते घटते आकर के बहुत नीचे आ गया था। डॉक्टर साहब, एक फोन आवा था भाई जी। हेलो हेलो। हाँ किसान भाई। हाँ राम राम भैया। हाँ राम राम भैया, राम राम। हाँ डॉक्टर साहब भैया राम राम जाते। जी जी जी। मैं भगत राम पटेल बोला था जाजपुर छत्तीसगढ़ ले। जी जी जी। हाँ मैं ये जानना चाहता रहे कि जैसे हम किसान हैं बिल्कुल और उनका अपन उत्पाद का आत्मनिर्भरता बनाना है तो ऐसा खातिर हमला का प्रोसेसिंग करे पड़ी, प्रोसेसिंग में का योगदान हम सरकार से प्राप्त कर सकते हैं, सरकार प्रकार का योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया पटेल साहब, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सवाल लाने के लिए। आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पर केवल एक है कि जो कृषि पे आत्मनिर्भरता की बात है वो एक छोटे से फार्म यूनिट पे भी आत्मनिर्भरता की बात है। जो हम छोटे से फार्म यूनिट पे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो एक इकाई क्षेत्रफल पर पहले खेत की तैयारी से लेकर के बीज है, खाद की व्यवस्था है, फिर जो आपने पौध लगाया वो पौध है, उसके अंतर्गत जो आदान देने हैं वो आदान हैं, और जो पूरा कल्टीवेट हो करके आपका फाइनल प्रोड्यूस यानी खेत का जो आपने उपज काटा, वो उपज काटने के बाद उसकी अगर प्रोसेसिंग का आपको सुविधा मिल जाए, उसके वेयर हाउसिंग की सुविधा मिल जाए और आप उसको वेयर हाउस करके रख करके भंडारण करके जब उचित मूल्य आए उस उचित मूल्य पर आप जाकर के उसको बेच पाएं अथवा गवर्नमेंट की ई नाम जैसी स्कीम के तहत उसको आप क्लब कर पाएं, तो आप ये मानिए कि एक छोटा सा यूनिट भी, एक छोटी सी इकाई भी आत्मनिर्भर होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा भगत राम पटेल जी के माध्यम से सभी लोगों को,
कि वर्ल्ड जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है, उसने डेटा दिया, एक आंकड़ा दिया कि पूरे देश की जो टोटल एग्रीकल्चर की फीडिंग है 70% वो फीडिंग केवल स्मॉल फार्मर से हो रही है, 70%। तो छोटी लैंड होल्डिंग हो उसको भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके के छोटे डेवलप किए जाएंगे। मैं तारीफ करना चाहूंगा शासन की कि उन्होंने FPO फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है। वो ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे किसानों को मिलाकर के एक ग्रुप है, एक संगठन है, और वहां पर ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का एक समग्र प्रयास है, और वो प्रयास एक छोटे से यूनिट को भी आत्मनिर्भर बनाने की एक इकाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुगर बताया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कोरोना काल के बाद कृषि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे ढंग के संभाली ते विषय में। मैं इस बात पे ये कहूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज एमंगस्ट एडवर्सिटीज, कई बार विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी कुछ अवसर जन्म लेते हैं जी। कोरोना काल के पहले एग्रीकल्चर का ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर का रिस्पेक्ट शायद उतना बड़ा नहीं था, गांवों का महत्व लोग भूलते जा रहे थे। पर इस कोविड काल पे जब शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों में लोग परेशान हुए तो लोग कहां जाना प्रयास किए, गांवों में भाग रहे थे, खेतों में जा रहे थे, और लोग ये सोच रहे थे कि हम शहरों में बैठ के लाखों रुपए के इंजेक्शन से जिंदगी नहीं बचा सकते, लेकिन गांवों में जाकर के वो रागी, कुटकी, कोदो, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं, और बाकी चीजों के माध्यम से अपनी जिंदगी के इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार करके मजबूत करके बचा सकते हैं। यहां पर मैं आप कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। जी बिल्कुल। कोरोना काल पे सारी इंडस्ट्री मतलब बहुत तेजी से रिसेशन पे आई, बहुत तेजी से उनके अंदर में घटोतरी हुई, कई तो इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई थी, चाहे वो ट्रेवल हो, अम्यूजमेंट हो, बहुत सारी इंडस्ट्री। केवल 3 इंडस्ट्री ने ग्रो किया, उनमें से एक इंडस्ट्री थी फार्मास्यूटिकल की, दवाइयों की, चूंकि जरूरत बहुत थी, सेकंड था उसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतना तेजी से पनपा उस टाइम पे बढ़ा है कि आपको लगेगा कि बाप रे इतना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे बढ़ा। और तीसरा था IT इंडस्ट्री, क्योंकि हर आदमी गूगल मीट पे, वर्चुअल मीट पे जा रहा था। कंट्रीब्यूशन अगर GDP पे देखें तो कोरोना काल के पहले GDP कंट्रीब्यूशन 16% तक आ गया था, जो बढ़ करके फिर 3 सालों में 20% अप्रोक्सीमेट 19.9% GDP था लास्ट ईयर, इस लेवल पर आया है। और अब ये जो सिलसिला चालू हुआ है, अब कोरोना आए, कोरोना ना आए, और भगवान करे कोरोना कभी ना आए, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अब ऐसे बढ़ते हुए ग्राफ पे ही आगे जाने वाला है, ये मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मर दे हो। अब आप ये बताओ कि जेन हमार कृषि अर्थव्यवस्था है, एकर हमारे जेन आत्मनिर्भर भारत में कैसन ढंग के एकर सहयोग प्रदान होते? पहले तो ये है इसके अंदर कि आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वो था, स्लोगन दिए थे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और स्लोगन इतना सुंदर बनाया था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सद्भाव। तो जब ये स्लोगन हो और इसके साथ में हो कि मेक इन इंडिया का जो प्राउड फील है, हम अब आज बात करते हैं जापान से बना हुआ है, कोरिया से बना हुआ है, चाइना से बना हुआ है, क्यों ना ऐसा कॉलर खड़ा करें और ये बताएं कि मेक इन इंडिया है। बिल्कुल। और जिस दिन ये बात एक एक चीज पे फील होती है कि मेक इन इंडिया है, ये हम अगर बात करेंगे, हम अगर वोकल फॉर लोकल होंगे, तो पूरे विश्व में लोग इस बात को गौरव महसूस करेंगे कि ये इंडिया का बना हुआ है, और वो एक एम्बेलम बनेगा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान। नंबर 2 पॉइंट, इसके साथ वन नेशन वन मार्केट, ई-नाम, FPO, ऐसे जाने कितने मतलब लाखों करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन गवर्नमेंट ने इसके लिए किया है कि हमको ये तैयार करना है आत्मनिर्भर भारत के लिए, और उसके लिए अनेकों प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं ये लगातार देखता हूं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते कंट्रीब्यूट करते एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आ गई हैं, जहां पर हर एक आदमी सचेत हो जाता है। हम दुनिया की बात करते हैं, पर जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो हर आदमी के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं कि यार हमारा खुद का स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, धक धक होता है ना, तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि पूरे विश्व के अंदर सभी विकसित देशों में एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक हो करके एग्रीकल्चर रिकमेंडेशन आती है, उसके बेस पर एग्रीकल्चर इनपुट दिए जाते हैं। हमारे यहाँ आज भी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर, क्योंकि हम गट फीलिंग, अनुभव के आधार पर करते हैं। कुछ ऐसी चीजें अब हिंदुस्तान के अंदर आ रही है, जैसे साइटोलाइफ एग्रीटेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आया है जो अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन लेके भारत के अंदर
और एग्रीकल्चर डायग्नोसिस के साथ में हमारे किसान भाई और कृषि के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेने का मिशन लेकर के आया हुआ है। मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कृषि के माध्यम से कृषि का और कृषि के क्षेत्रों का एलाइड सेक्टर का लेकर के हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भरता लेकर के ही रहेंगे और ये दिन अब दूर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जगह आप अभी जिक्र करे हो, ये में हमारे किसान भाई मन ला का फायदा होई? एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो साइटोलाइफ जो एग्रीकल्चर डायग्नोस्टिक का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर लेके आया है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल जी कि जैसे आपके छत्तीसगढ़ पे, अपने छत्तीसगढ़ पे कोई एक जगह पे हम एक कृषि कैंप लगवाते हैं और वो कृषि कैंप के अंतर्गत 500 किसानों को इनवाइट करते हैं, पहले से उसका प्रमोशन होता है। किसान वहां पर अपनी मिट्टी लेके आए, मिट्टी के अंदर का पानी लेके आए, जड़ लेकर के आए, तना लेकर के आए, पत्ती लेके आए, फूल लेके आए, फल लेके आए, जो भी चीज उनको लगता है कि हमको जांच की जरूरत है वो लेकर के आए और वहां पर साइटोलाइफ के साइंटिस्ट उस चीज को लैब पे बता करके बताएंगे कि यहां पर आपको ये कमी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आप ये मानिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एग्रीकल्चर डायग्नोसिस के साथ में लोगों को एग्रीकल्चर रिकमेंडेशन मिलेगा, करीब 20 से 25% एग्रीकल्चर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट जाएगा और उतना ही नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी 20%। और जो एक्सेस केमिकल लोड हमारी धरती माता के ऊपर जा रहा, हमारे पर्यावरण पे जा रहा और जिसको हम न सांस ले पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं प्रॉपर वे पे और डरे हुए हमेशा रहते हैं, वो चीज के अंदर कंट्रोल होगा। ये काम ऑर्गेनाइजेशंस और इसके साथ शासन, प्रदेश की सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, कृषि वैज्ञानिक दल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे क्रांतिकारी मिशन पे एक मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आम इंसान आत्मनिर्भर भारत में अपन योगदान कैसे ढंग के दे? कितना सुघड़ सवाल अपन पूछे हो जी सर, इतना सुंदर सवाल है कि एक इंसान को मिलाकर के ही पूरा प्रांत बनता है और पूरे प्रांतों को मिलाकर के पूरा राष्ट्र बनता है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद एक घर से शुरू होती है, एक इंसान से शुरू होती है। बिल्कुल। हर एक आदमी ये सोचे कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूं, तो वो ये सोचे कि नहीं, हमारा एक छोटा सा यूनिट है, अगर एक स्टूडेंट है तो ये सोचे कि मुझे अपने जरूरत की चीजें खुद तैयार करना है। एक छोटा सा फार्मिंग का यार्ड है, वो ये सोचे कि मुझे अपने लिए खुद तैयार करना। खुद तैयार करने का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना है। आज पूरे विश्व में ये पूरी बात हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल घट के 0.3% आ गया, जो कम से कम 3% के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशंस पे 0.3% तक आ गया। ये बात को किसान खुद अपने आत्मनिर्भरता के माध्यम से तैयार कर सकता। कैसे? अपने यहां जैसे छत्तीसगढ़ में हम अपने यहां देखते हैं कि गोबर की खाद का बड़ा प्रचलन है, बिल्कुल, और शासन भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उनका जो ये स्वप्न है, उनका ये ड्रीम है, वो ड्रीम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत लोग कारगर हो पा रहा है, साकार कर पा रहे हैं। तो हर एक किसान अपने घर पे 1-2 मवेशी रखता है, वो मवेशियों का जो पूरा गोबर है उसको अपने खेत पे बराबर डालें। थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि वो जो गोबर डालते हैं उस गोबर को सड़ा के डालें। अगर वो कच्चा गोबर है तो वहां पर कीड़े मकोड़े और ऐसे फंगस और बैक्टीरिया पनपने की संभावना है जो फसल को और मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां पर कुछ ऐसी चीजें जिनको इस्तेमाल करना है, बैक्टीफॉज जैसी चीजें हैं जहां पर फौज ऑफ बैक्टीरिया है। 20 प्रकार के बैक्टीरिया का एक ऐसा समग्र होता है बैक्टीफॉज को, वो जा करके जमीन के अंदर सारी चीजों को संतुलित और नियमित करता है। तो हम जमीन की तैयारी किसान अपने से कर सकता है। बीज का खुद का ग्रेडिंग करके अगर वो तैयार करता है, उसको अपग्रेड करता है, उसका पोषण के साथ साथ उसका अगर उपचार करना जान जाता है, फिर वो बायो फर्टिलाइजर तैयार कर लेता है। कल परसों बात हम देख रहे थे, एक किसान के साथ बात हो रही थी हमारी कि ट्राइकोडर्मा है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूँ, हमारा समय के थोड़ा अभाव हवे और हमारे संगवारी भाई मन घलोक आज के हमारे प्रोग्राम लो देखी सब, आज सुघर जानकारी देवर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपना ला पूरा करना है और आप मन जाने हो कि कैसन ढंग के हमारे कृषि के ओमा योगदान है। संगवारी हो, अगले अंक में फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।